एक है तो एक है तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट सामने आया है उसने सबको चौंका दिया है। नमस्कार, मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं इंडिया 27। बीजेपी नीत गठबंधन महायुति ने एक तरफ जीत हासिल करके इतिहास बना लिया है। उससे 2.5 साल से चल रही शिवसेना की लड़ाई का भी राजनीतिक फैसला हो गया है और साथ ही साथ एनसीपी को लेकर जनता ने अपना रुख भी साफ कर दिया है कि वो किसकी तरफ है। हालांकि ये रुझान चौंकाने वाले हैं क्योंकि इस बार महायुति ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसकी किसी को भी उम्मीद न थी। हाल ही में अगर आप देखें, जून में ही आप ले लीजिए, लोकसभा चुनाव हुए थे। लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो बीजेपी गठबंधन को करारा झटका लगा था, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा था कि क्या महायुति विधानसभा में भी कमबैक कर पाएगी। हालांकि जब अधिकांश एग्जिट पोल्स भी सामने आए थे तो वो राज्य में महायुति की सरकार तो बना रहे थे, लेकिन इतना बड़ा मैंडेट मिलने की भविष्यवाणी शायद ही किसी ने की होगी। तो अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि जो बीजेपी गठबंधन लोकसभा चुनावों में इतना पिछड़ गया था, उसने इस विधानसभा चुनाव में अलग ही जादू कर दिखाया। वो कौन से कारण थे जिससे एक बार फिर से बीजेपी और एकनाथ शिंदे किंग मेकर बनकर उभरे हैं? महायुति की सफलता के बड़े फैक्टर क्या थे? दरअसल बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार ने इस चुनाव को जिस तरह एकजुट होकर लड़ा था, उसकी कमी विपक्ष की एमवीए में साफ देखने को मिली थी। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी वाली महायुति जहां अपनी योजनाओं और बातों को जनता तक पहुंचाने में सफल रही, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में कई बार आपस में खींचतान देखने को मिली। यहां तक कि चुनाव के बीच में भी सीएम पद को लेकर लगातार बयानबाजियां ही होती रही। सबसे अहम कारण महायुति की अपनी योजनाओं को जनता तक प्रभावी ढंग से लागू करने की क्षमता भी थी। महायुति के अभियान में विज्ञापनों और भाषणों में एकजुटता की झलक भी देखने को मिली, जिससे आरोपों का दबाव देने और उनकी छवि को मजबूत करने में भी मदद मिली। लड़की बहन योजना जैसी उनकी योजनाओं का महिला मतदाताओं पर खासा प्रभाव भी पड़ा, जिसने उनकी सफलता में अहम योगदान दिया। तो कई ऐसे बड़े फैक्टर्स थे और इसी बीच में अगर कहा जाए तो हिंदूवादी जो वोटर्स थे, जिसे बीजेपी लगातार एकजुट करने का प्रयास कर रही थी, कहीं ना कहीं वो एकजुटता के लिए जो नारे दिए गए थे वो भी बीजेपी के लिए सही साबित हुए हैं। तो कई बड़े लीडर्स पहुंचे थे महाराष्ट्र में, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी हो गए, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जिन्होंने कहा था कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे वाला उन्होंने नारा दिया था, जिसके बाद जो है एक कहीं ना कहीं बहस भी छिड़ गई थी सहयोगी दलों में। अजीत पवार गुट हो या फिर शिंदे गुट हो, उन्होंने इसका विरोध भी किया था। वहीं फिर दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने एक है तो सेफ है का नारा भी दिया था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि एक बड़ी सफलता बीजेपी को हाथ भी लगी और हिंदुत्व वाली जो राजनीति उन्होंने की थी वो भी कहीं ना कहीं सही और सच साबित हुई। आणि म्हणून योगीजींनी आपल्याला सांगितलं, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आणि आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींनी संदेश दिलाय, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे। तो यानी कि हिंदुओं को एकजुटता करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ अब नजर भी आ गया है, जिसके कारण जो है अब बड़े आंकड़े के साथ बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता में आई है, अपने सहयोगी दलों के साथ सत्ता में आई है। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि जो कई ऐसे जो उन्होंने स्टेप्स उठाए थे उसका कहीं ना कहीं बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को फायदा मिलता हुआ दिखा है। तो यानी बीजेपी तो पूरी तरह से इसमें सफल दिखाई दी। तो वहीं दूसरी तरफ एमवीए की बात भी कर लेते हैं, जिससे काफी बड़ी हार देखने को मिली है। तो हार के क्या कारण थे उनके? दरअसल अगर पूरे सिनेरियो को अगर हम समझे तो एमवीए ने कहीं ना कहीं वो अपना नैरेटिव सेट नहीं कर पाई थी। महाविकास अघाड़ी के पास एकजुटता वाले चुनावी संदेश का अभाव भी दिखा था, क्योंकि इसके सहयोगी दल अलग अलग मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। कहते हैं कि जब लोहा गर्म होता है तो हथौड़ा मारना उसी टाइम सही माना जाता है।
लेकिन यहाँ पर एमवीओ को इतने मौके मिले बीजेपी को घेरने के लिए, जैसे बीजेपी के अभियान संबंधी गलतियों और फर्जी विज्ञापनों के प्रति एमवीओ खासकर कांग्रेस काफी उदासीन उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी उन्होंने उठाया। इसके अलावा मालवन मूर्ति विवाद भी हुआ था और बदलापुर बलात्कार मामले जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को भी कहीं ना कहीं एमवीए ने नजरअंदाज कर दिया था, जिससे वो बीजेपी को पूरी तरह से घेर सकती थी और जिसका फायदा उन्हें भी होता। तो वहीं सोयाबीन और कपास संकट जैसे कृषि मुद्दों की अनदेखी करने से भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी असंतोष पैदा हुआ था उनके प्रति। और सबसे बड़ा फैक्टर महाविकास अघाड़ी अपने आदिवासी, दलित, मुस्लिम और कुनबी सामाजिक संयोजन को बनाए रखने में विफल साबित हुआ है, जो छोटे दलों और बागी उम्मीदवारों की वजह से बिखर गया। वहीं उद्धव ठाकरे की डिफेंसिव रणनीति और हिंदुत्व छवि से समझौता करने की वजह से भी उनकी पार्टी के प्रति जनता की सहानुभूति कम नजर आई। आपको याद होगा कि जब शिंदे ने जून 2022 में जब से उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा था, वो उन पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व वाली विचारधारा छोड़कर कांग्रेस की गोद में जा बैठने का आरोप भी लगा रहे थे। इसके ठीक उलट उद्धव शिंदे और उनके साथ गए विधायकों को गद्दार कहने से परहेज नहीं कर रहे थे। तो यानी एक तरह से कहा जा सकता है छींटाकशी शुरू हो गई थी। लेकिन इस बीच जो है कहीं ना कहीं हिंदुत्व वाली छवि जो है वो उद्धव ठाकरे अपनी खोते गए और वहीं पर जो शिंदे लगातार अपनी पार्टी को, जो शिवसेना है, उसको कह रहे थे कि ये बाला साहेब ठाकरे जो है उनकी विचारधाराओं पर चलने वाली पार्टी है, उनकी विचारधाराओं पर चलता है, हिंदुत्व का एजेंडा वो मुखरता से उठाता है। कहीं ना कहीं इसका फायदा शिंदे गुट को जरूर मिला है इस बार। वहीं जब से उद्धव ने कांग्रेस का दामन थामा, तब से उन्होंने कहीं ना कहीं बाल ठाकरे की हिंदुत्व वाली छवि को भी धूमिल किया। वो बाल ठाकरे जो खुद कांग्रेस विरोधी थे और ये कहते थे कि कांग्रेस के साथ से अच्छा है मैं अपनी इस पार्टी को ही खत्म कर दूं। उसी बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ने कांग्रेस के साथ जाकर कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाया और हिंदुत्व वाली अपनी छवि को भी चोट पहुंचाने का काम किया, जिसका नतीजा है कि आज शिंदे गुट, जो कि खुद को बाल ठाकरे के हिंदुत्व वाली विचारधारा पर चलने वाली पार्टी बताती है, उनसे उद्धव ठाकरे हार गए। एक समय था जब मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में बाल ठाकरे अपनी बेबाकी और अलग अंदाज की राजनीति के लिए काफी लोकप्रिय थे। हालांकि वो आज भी है, लेकिन कोई भी राजनीति का अगर चर्चा होती थी तो वो उनके आवाज मातृश्री में ही होती थी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे पर यह आरोप भी लगे कि उन्होंने बार बार दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दरबार में हाजिरी लगाकर अपने पिता के मान सम्मान को कमतर करने का ही काम किया, जिसका जवाब अब जनता ने उन्हें दे दिया। जिससे यही संदेश निकला है कि भले ही उद्धव ठाकरे को बाला साहेब की मातृश्री विरासत जरूर मिल गई हो, लेकिन उनकी शिवसेना की विरासत शिंदे के पास गई थी। वहीं अब बात सीएम पद को लेकर भी कर लेते हैं, क्योंकि काफी चर्चाएं भी हो रही है। कौन ये क्या बीजेपी के कैंडिडेट ही जो है, बीजेपी से ही कोई सीएम पद का कैंडिडेट होने वाला, चेहरा होने वाला, या फिर महायुति से होगा? क्या शिंदे गुट से सीएम चेहरा लिया जाएगा, या फिर अगर कहे जाए तो अजीत पवार गुट से लिया जाएगा? तो इस पर भी असमंजस की स्थिति है। अगर बात की जाए और अभी तक जितने भी जानकारों, अगर राजनीतिक जानकारों की माने, तो उनका यही कहना है कि सीएम पद को लेकर काफी अभी भी कश्मकश जारी है। इसे लेकर हालांकि चाहे वो शिंदे की तरफ से हो, चाहे वो अजीत पवार गुट की तरफ से हो, यही कहा जा रहा है कि मशवरा किया जाएगा इसको लेकर कि आखिर कौन सीएम रहने वाला है, कौन चेहरा रहेगा सीएम का। लेकिन अभी तक अगर आंकड़ों की बात की जाए, अगर देखा जाए, सारी सिनेरियो को अगर समझा जाए, तो अक्सर ये देखा गया है कि बहुमत जिसके पास होता है वही जो है उन्हीं में से, उन्हीं पार्टी का जो कैंडिडेट होता है वो सीएम चुना जाता है। हालांकि अगर देखा जाए बिहार में अलग चीजें देखने को मिली है और कई बार ऐसा भी हुआ है कि महाराष्ट्र में भी अलग चीजें देखने को मिली है। जब शिंदे को जो है सीएम बना दिया गया था, तो कई बार बीजेपी ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो सिर्फ चौंकाने के ही काम करते हैं। तो इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि हालांकि अब ये बात सामने आ रही है कि फडणवीस को सीएम पद दिया जा सकता है, वो बीजेपी की ओर से चेहरा रहने वाले हैं, क्योंकि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारा इस बार जब गूंजा,
तो उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला भी, और उसके इनाम में जो है कहा जा सकता है कि फडणवीस को सीएम पद दिया जा सकता है। हालांकि अभी तक ये जो है तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ वो बताती हूँ। फडणवीस, जिन्हें आपने देखा होगा कि 2019 का वो दौर था जब अचानक से हमने देखा, जब टीवी खोला तो देख रहे थे कि अजीत पवार के साथ जो है शिंदे, माफ कीजिएगा, देवेंद्र फडणवीस भी शपथ ले रहे थे, डिप्टी पद की शपथ ले रहे थे, डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ देखा तो जो शिंदे है उन्हें सीएम पद दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी सामने आया था, देवेंद्र फडणवीस को लेकर नाराजगी भी थी पार्टी के अंदर। लेकिन आज जो तस्वीरें देखने को मिली, एक तरफ दो तस्वीरें आपको दिखा रही है। एक तरफ आप देख सकते हैं 2019 में जब वो डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहे थे, कहीं ना कहीं एक नाराजगी भी रही होगी उनके मन में, एक उदासी भी रही होगी, क्योंकि एक बड़े पद से छोटे पद पर आना कहीं ना कहीं एक हताशा पैदा करता है। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से जब बीजेपी, जब महाराष्ट्र में रिजल्ट सामने आए उसके बाद जो है सभी लोग मिलकर देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे और देवेंद्र फडणवीस को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया गया। और इसी बीच पोस्टर जो उनके जो रिजल्ट से पहले जो पोस्टर सामने आया था उसको लेकर भी अब काफी चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल एक पोस्टर सामने आया था देवेंद्र फडणवीस को लेकर, जिसमें उनके सीएम चेहरे की बात कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र के सीएम वो बनेंगे। और वहीं पर अब दूसरी तरफ, क्योंकि सीएम पद को लेकर ये कहा तो जा, हालांकि फडणवीस ने अभी तक जो है ऑफिशियल तौर पर ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है, मीडिया से रूबरू जब वो हुए हैं उन्होंने इस तरह की कोई भी बयान नहीं दिया है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए बीजेपी की तरफ से ये उनके गुट की तरफ से जो है ये पोस्टर चस्पा किए गए, और वहीं पर ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए अजीत पवार गुट ने भी एक पोस्टर जारी किया जिसमें ये देखा गया कि अजीत पवार को सीएम चेहरे के तौर पर उसमें दिखाया गया। और इसी बीच अब जो है शिंदे गुट भी क्यों पीछे रहे, तो शिंदे गुट ने भी साफ तौर पर अब ये कह दिया है कि वो भी दावेदार है सीएम पद को लेकर। हालांकि लड़ाई काफी चल रही है, लड़ाई काफी है, और इसको लेकर कहा जा रहा है कि जो सीएम पद है, क्योंकि बहुमत बीजेपी के पास है, वो जादुई आंकड़ा बीजेपी के पास है, तो बीजेपी जो है अगर अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर भी न चले तभी भी अपनी सरकार बना सकती है। अगर एनसीपी अगर नहीं मानती है, अगर देखा जाए अजीत पवार की पार्टी नहीं मानती है, एनसीपी नहीं मानती है, तो वो फिर शिंदे गुट को मनाने का प्रयास करेगी। और अगर शिंदे गुट भी नहीं मानता है तो फिर उनके पास और भी ऑप्शन है जिससे आराम से बीजेपी सरकार बना सकती है। तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला है, जो बीजेपी लगातार लागू करती रही है, तो वो लागू हो जाएगा, जैसे हमने अन्य राज्यों में भी देखा। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो सीएम पद है वो कहीं ना कहीं या तो बीजेपी फडणवीस को दे सकती है, फडणवीस उस सीएम पद पर रहेंगे, या फिर बीजेपी हर बार की तरह एक चौंकाने वाला फैसला सुना सकती है, जो उन्होंने अन्य राज्य जैसे कि एमपी में हो गया, राजस्थान में हो गया, अन्य राज्यों में हमने देखा था। वहां पर उन्होंने जो सीएम पद पर जो अपना सीएम उतारा था वो एक नया चेहरा था। क्या उसी फॉर्मूले पर बीजेपी चलने वाली? तो कई ऐसे सवाल है जो अभी भी हालांकि राजनीतिक गलियारों में भी शोर मचाए हुए हैं। अभी तक जानकार जितने भी है वो इसी को लेकर असमंजस में है कि बीजेपी का आखिरी और अलग कदम क्या होने वाला है। क्या वो देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाएगी या फिर कुछ और होने वाला है? वहीं पर अगर शिंदे की बात कर ली जाए तो कहा यह भी जा रहा है जानकारों की अगर माने कि अगर शिंदे इसमें नहीं मानते हैं तो उन्हें शायद केंद्र में एक जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो ये भी बात सामने निकल कर आ रही है। लेकिन बीजेपी को लेकर यही अभी तक बात सामने निकल कर आई है कि बीजेपी अपना ही कैंडिडेट उतारेगी और देवेंद्र फडणवीस सीएम का चेहरा रहने वाले हैं महाराष्ट्र में। और बीजेपी कहीं ना कहीं ये जानती भी है कि अपने सहयोगी दलों को मनाया कैसे जाए और अपनी बात मनवाई कैसे जाए। बीजेपी इसमें काफी आगे है। तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी के सहयोगी दल उनका साथ नहीं देते हैं तो बीजेपी कोई ना कोई नया फॉर्मूला ऐसा निकालेगी कि सहयोगी दल भी साथ आ जाए और बीजेपी का काम भी बन जाए। खैर, तो
तो रणनीति को अगर समझी जाए तो बीजेपी अक्सर ही लास्ट में चौंकाने वाले कदम ही उठाती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से सीएम पद को लेकर अभी तक कश्मकश बनी हुई है, तो कौन आखिर इसमें बाजी मारता है और महाराष्ट्र की गद्दी पर कौन बैठता है, आखिर महाराष्ट्र का किंग कौन बनता है। आपका क्या कुछ कहना है, आपको क्या कुछ लगता है, इस बारे में जरूर कमेंट करें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।